जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है रेलवे ग्रुप डी मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। अभी तक मैंने 3 प्रैक्टिस सेट डाला है, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। आज आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एक मिलेगा शाम को 5 बजे और एक मिलेगा रात को 9:30 से 10 के बीच। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को आप ध्यान से समझिएगा, मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत स्पेशल वीडियो है ये। पहला सवाल है कि दूध वाले, ठीक है, दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्या मिलाता है? थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो क्यों मिलाता है बेकिंग सोडा? दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए, या दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए? देखिए, इसमें जो होता है, दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसलिए मिलाता है ताकि दूध का अम्लीकरण ना हो, यानी दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। इससे दूध कुछ समय तक खराब नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? जूल, किलोवाट घंटा, वाट घंटा या किलोवाट? तो देखिए, ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा। ठीक है, आगे है पगलाडिया बांध। पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम, नागालैंड, मेघालय या पश्चिम बंगाल? आप आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसी लग रही है ये भी जरूर बताइएगा। मैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी आपको ज़ोर शोर से करवा रहा हूँ। आपको रोज़ 2 से 3 वीडियो जीके का अवेलेबल करा रहा हूँ। आने वाले समय में कुछ ही 2-4 दिन में मैं मैथ का और रीजनिंग का भी वीडियो स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए, सवाल क्या है कि पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये परियोजना आपका असम राज्य में स्थित है। कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा गया है। जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। जी का मान दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूँ कि एनसीईआरटी बुक 8, 9, 10 का आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो पूरा आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बना के दूंगा, नोट्स अवेलेबल कराऊंगा आपको। चलिए, तो सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि द्रव्यमान कितना? 6 किलोग्राम, यानी एम कितना है? 6 किलोग्राम। ठीक है, एम कितना है? 6 किलोग्राम। और जूल कितना है? 480। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा ये 480 जूल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। तो mgh यानी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान दिया है 480 जूल। ठीक है, तो m का मान क्या है? m का मान है आपका 6 और g का मान है 10। ठीक है, g का मान 10 और गुना h कर देंगे, क्योंकि h हमको निकालना है तो h तो दिया नहीं है, तो गुना h कर देंगे। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ h जो हो जाएगा, h आ जाएगा 480 बट्टे 6 गुना 10 कर देंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 60, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 6 48 हो गया, 6 48 यानी 8 मीटर हो गया। क्या हो गया? 8 मीटर। ठीक है, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं इसका स्पेशल आपको वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। अब एकदम वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल को विजिट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। अधिक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस लंबाई सेंटीमीटर होगी। देखिए, फोकस लंबाई, ठीक है, फोकस लंबाई हमको निकालना है। तो कुछ नहीं, आप ये चीज़ जानिए कि वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या बराबर 6.2 हो गया। ठीक है, आर बराबर क्या हो गया? 6.2। ठीक है, कितना है? 6.2। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या 6.2 है, तो हमको जब फोकस लंबाई निकालना है तो इसका सूत्र होता है एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2, तो 6.2 बटे 2 करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 3.1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3.1, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है?
ये प्रकृति में सकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्यों को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है, सही है, ठीक है। इनका उद्देश्य थोड़ा करता हूँ। इनका उद्देश्य जो है, ठीक है, इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है और ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी और व्यक्तिपरक है। डी, इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। देखिए ये तीनों सही है, ये तीनों सही है। सी जो है ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, ये राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सिद्धांत लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का प्रयास करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसमें निजी और व्यक्तिपरक नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम संख्या, देखिए लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो है 552, ठीक है, 552, याद रखिएगा, ठीक है। कितना है? 552, जिनमें से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से क्रमशः 530 लिया जाता है और 20 सदस्य तथा 2 सदस्य अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखाई देता है, किसके कारण? बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो एकदम आसान है। अपवर्तन तो परावर्तन अपवर्तन नहीं होगा, विकिरण नहीं होगा, हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। पानी की बूंदों का आकार बड़ा होता है, इस वजह से सभी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश समान रूप से प्रकीर्णन करते हैं और परिणाम स्वरूप बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, उचित विकल्प का चयन करें। 1 किलोवाट प्रति घंटा कितना होता है, किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट प्रति घंटा जो होता है वो होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, ठीक है। यानी इसमें तो ये चीज़ नहीं दिया है, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गर्म प्लेटिनम सतह पर, ठीक है, एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर डैश क्रम की अभिक्रिया है। थोड़ा सा प्रश्न को इधर ले आता, हाँ, प्रश्न एक बार और देख लीजिए कि एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर डैश क्रम की अभिक्रिया है। 3, 2, 0, 1। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका 1 ग्राम प्लेटिनम, ठीक है, सतह पर यदि उच्च दाब पर गैस अमोनिया का अपघटन होता है तो 0 क्रम की अभिक्रिया है, ठीक है, 0 क्रम की अभिक्रिया, याद रखिएगा, 0 हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षण की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। किसने दिया? ग्रेगर मेंडल ने। किसने दिया? ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। देखिए जो व्यक्ति मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से, ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति होता है उनके लिए 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित जो हुआ था वो हुआ था आपका 1980 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? कोलकाता में, भारत के कोलकाता में, ठीक है। और इस चैंपियनशिप का खिताब भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता था। और 2023 में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का 11वां संस्करण कोरिया गणराज्य के बुसान में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने ईरान को हराकर जीता था, ठीक है। चलिए, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में भारत सबसे सफल टीम है। भारत ने 8 बार, ठीक है, यह खिताब जीता। एक बार 1980 में, फिर 1988 में, फिर 2000 में, फिर 2001 में, फिर 2002 में, फिर 2005 में, फिर 2017 में, फिर 2023 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो ये हो जाएगा 1510 ईस्वी में। अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगाली सेना ने बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे?
देखिए, स्वतंत्र पार्टी का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने अगस्त 1959 में की थी। ठीक है, तो हो जाएगा सी राजगोपालचारी। देखिए, यहाँ अधिक किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? तो देखिए, याद रखिए कि यहाँ पर कितना दिया, 2 जोड़ 8 जोड़ 2 यानी ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 हो गया, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम का, ये परमाणु संख्या होता है, किसका होता है? मैग्नीशियम का। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1s² 2s² 2p⁻6 और 3s²। तो इस यानी ये तीसरे आवर्त का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? तीसरे आवर्त का। ठीक है, इसलिए 220 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर डैश होगी। वोल्टेज कितना है? 240। ठीक है, 240 वोल्टेज है और 0.6 एम्पियर धारा हो गया इसका। तो V बराबर होता है I/R। ठीक है, तो हमको R निकालना है। क्या निकालना है? R निकालना है, एक मिनट, बल्ब की पावर निकालना है, पावर निकालना है। क्या निकालना है? पावर। ठीक है, तो पावर निकालना है तो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है I/R। ठीक है, और तब R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V/I। अब क्या करेंगे इसमें हमारा 240 जो है वोल्ट हो गया। ठीक है, और धारा कितना हो गया? 0.6। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगला सवाल है, जायकवाड़ी इसका जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो देखिए, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? गोदावरी नदी। काटेंगे तो गुना। अगला है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है, क्या होती है? तो जो लहरें बनती है वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। अनुदैर्घ्य से काटेंगे कितना आ जाएगा? 40 बार में। अनुदैर्घ्य 40 बार में काटे, 40 और 10 को गुना किया, कितना आ गया? कार्य शुरू होने की स्थिति में 400 आ गया। विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है, क्या होता है? ठीक है, तो V² होता है तो 240 आपका 240 करेंगे। ठीक है, बटे मेरा R कितना 90 डिग्री कितना हो जाएगा? अब इसको काटेंगे। ठीक है, एक 0 इसमें कटेगा, एक 0 इसमें, एक 0 इसमें कटेगा, एक 0 इसमें, और इसको काट देंगे 6 बार में। 24 साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है? कलर चेंज कर लेता हूं। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक सहसंयोजक अणु याद रखिएगा, साधारण नमक, ठीक है, के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, याद रखिएगा। एक सहसंयोजक NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, इससे जो निकलेगा वो आएगा NaCl प्लस H2O, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो हो जाएगा, एक मिनट, वो हो जाएगा आपका नर जन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है, कहाँ होता है? नर जन कोशिकाओं, नर जन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है, कहाँ होता है? तो नर जन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है, आपका टेस्टिस में। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? विद्युत संयोजक, तो उसकी संयोजकता, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। ठीक है, चलिए, विंध्याशक्ति डैश वंश के संस्थापक थे, कौन से वंश के संस्थापक थे? तो विंध्याशक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे, वाकाटक, याद रखिएगा। मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। नीचे दिए गए किस परमाणु संख्या वाले तत्व का रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है? पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ जो तत्व का रासायनिक गुण होता है रूप से चलाई वो हो जाएगा आपका पिस्तौल का प्रतिचिप्त वेग कितना होगा? बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम पिस्तौल का प्रतिचिप्त परमाणु संख्या 4। ठीक है, हो जाएगा बेरिलियम। थोड़ा लंबा बन जाएगा तो इसको मैं बेरिलियम जो है तथा मैग्नीशियम एक ही समुख्य सदस्य होते हैं और इन दोनों तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। चाहिए तो मैं बेरिलियम का सूत्र होता है अलग से वीडियो बना कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि छोटा सा स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में। अगला, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होती हैं। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होती हैं। आप विकास के सिद्धांत को तो वो हो जाएगा आपका जोड़ सकते हैं? विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकास का जो सिद्धांत होता है वो डार्विन से जोड़ सकते हैं। बहुत जल्दी डार्विन का संबंध कायमा और पेरेनकाइमा पर डिटेल वीडियो लेकर डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ये वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है और चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त
तीनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया एक अहिंसक आंदोलन था। याद रखिएगा। एक सवाल पूछता है बार बार परीक्षा में, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह में जो हुआ था, इनका जो नेतृत्व किया था वो किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ये हुआ था आपका 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। ठीक है, और ये किसान आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह भी पूछा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह जो होता है, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह ये आपका 1918 में गुजरात के खेड़ा में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 में, जो गांधी जी के नेतृत्व में कपास मिल मजदूरों के अधिकार के लिए किया गया था। याद रखिएगा। और इस हड़ताल में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। ये भी पूछता है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल के समय 1918 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष, डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो देखिए, मायोपिया जो होता है निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, और हाइपर माइट्रोपिया जो होता है वो दूरदृष्टि दोष होता है। तो इसमें निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया था। किसका? अवतल लेंस का। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो देखिए, भारतीय संविधान ने किसकी स्थापना की? तो स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की। ठीक है, क्या किया? स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की। और यह स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि समान दूरी 5 घंटे में तय की जानी है तो जीप की गति क्या होनी चाहिए? देखिए, इसमें जो है दूरी कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है, ये चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? चाल क्या हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। कितना? 8 घंटे में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि समान दूरी 5 घंटे में तय की जानी चाहिए तो जीप की गति क्या होनी चाहिए? यही दूरी यदि जो दूरी हम लोग 8 घंटा में तय करेंगे, वही दूरी यदि हम 5 घंटा में करेंगे तो उसकी चाल निकालनी है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है? इसमें आपको 60 गुना 8, ठीक है, 60 गुना 8/5 कर दीजिए। ठीक है, और क्या करना है? इसको काट दीजिए 12 बार में। 12 8 96, यानी 96 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलेगी। ठीक है, इस तरह का सवाल में यही करना आपको। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या होती है? देखिए, 1 मोल में जो कण मौजूद होते हैं, ठीक है, वो आपका होता है 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, चलिए, सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है। सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है। उनमें से एक जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? तो सुंडा जल संधि जो होता है वो आपका जावा और सुमात्रा के बीच है। किसके बीच? जावा और सुमात्रा के बीच। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो देखिए, अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है, अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अतः इस तत्व की संयोजकता जो होगी वो 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसको क्या पूरा करना है? अष्टक पूरा करना है। ठीक है, एक मजदूर भूमि से 14 किलोग्राम का सामान उठाता है। देखिए, 9 क्लास का सवाल है ये। ठीक है, एक मजदूर भूमि से 14 किलोग्राम का सामान उठाता है और भूमि से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। ये 9 क्लास में ये सवाल है। 9 क्लास में मैंने देखा है, कल ही मैंने बच्चों को पढ़ाया। ये 9 क्लास का सवाल है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इसका 9 क्लास का किताब से स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अभी इसमें। ठीक है, अभी आप देखिएगा, इसको मैं स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा। तो देखिए, मजदूर द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना है? वो होता है F इंटू एस। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको क्या कह रहा है कि एक मजदूर भूमि से 14 किलोग्राम का सामान उठाता है और भूमि से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। तो वर्क बराबर क्या आ जाएगा? F इंटू एस। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है m, और h कितना है? h है 1.5। ठीक है, h कितना है? 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। 14 गुना 1.5 गुना 10। ठीक है, 1.5 गुना 10। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 210 जूल। 210 जूल। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु का संवेग
डैश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? किसी भी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों पर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आप देख सकते हैं, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम्स और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है: विखंडन, पुनर्जनन, निषेचन या बीजाणु। तो देखिए, जैसे राइजोपस हो गया, मशरूम हो गया, एस्परजिलस हो गया, ये सारे जीवाणु जो होते हैं इनका प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा। ठीक है, बीजाणुओं के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बीजाणु के बदले स्पोर्स भी लिखा रह सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिब मरुस्थल कहाँ स्थित है? नाभिब मरुस्थल, देखिए नाभिब मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। नामीबिया में। ठीक है, और यह दक्षिण अफ्रीका का तटीय मरुस्थल है और यह काफी गर्म और शुष्क मरुस्थल है। किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो जलवायु जो है मिट्टी के प्रकार के द्वारा, मिट्टी के प्रकार, समुद्री से दूरी ये प्रभावित हो जाएगा, ऊंचावच से हो जाएगा, स्थान से हो जाएगा, लेकिन मिट्टी के प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो होता है अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, ऊंचावच आदि। चलिए अगला है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो चोल, पल्लव, चेरा या चालुक्य क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पल्लव। ठीक है, दक्षिण भारत के पल्लव साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। याद रखिएगा, पल्लवों ने चट्टान को काटकर मंदिर बनाने की एक सुंदर कला शुरू की थी और महाबलीपुरम में बने रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह ने 7वीं 8वीं शताब्दी में करवाया था और यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अविकार्य भोजन है? अविकार्य भोजन, देखिए अविकार्य भोजन जो होता है वो होता है आपका दाल। ठीक है, दाल जिसमें यह प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, यह एक अविकार्य भोज्य पदार्थ है। क्यों? क्योंकि समय के साथ यह खराब नहीं होता है तथा इसे कमरे के ताप पर सामान्य स्थिति में लंबे समय तक रखा जा सकता है, जबकि दूध, मांस तथा दही कुछ समय के बाद सड़ने लगते हैं, अतः ये सभी विकारी भोज्य पदार्थ हैं। याद रखिएगा। ठीक है, न्यूलैंड ने धातु CO और Ni को हेलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था? तो न्यूलैंड ने धातु CO और Ni को हेलोजन के साथ DO म्यूजिकल नोट में रखा था, DO म्यूजिकल नोट में। ठीक है, अगला सवाल, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की इसने मदद की थी। और सती प्रथा हिंदू धर्म की एक ऐसी प्रथा था जिसमें विधवा अपनी मृत पति की चिता पर आत्मदाह कर लेती थी। और सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में मिलता है। और भारत में सती होने की आखिरी मामला 4 सितंबर 1987 को दिवराला गांव में यानी राजस्थान में हुआ था। और 1856 में पहला, याद रखिएगा ये भी कि 1856 में पहला कानूनी, ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में पास हुई और इसी के साथ ही विधवाओं को पुनर्विवाह करने की मान्यता दे दी गई। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव की जयंती के रूप में गुरु पर्व मनाया जाता है, गुरु पर्व। याद रखिएगा। ठीक है, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और तलवंडी को अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है जो पाकिस्तान में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। चलिए मैं बता दूं आपको कि भारत में राष्ट्रीय आय NI की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं ये पूछा गया है। आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों सही है कि NI की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास PC महालनोबिस द्वारा किया गया, ये सही है। NI की गणना करने के लिए पहली वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग डॉक्टर VK RV राव ने किया था, ये भी सही है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दिया है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, ये सही नहीं है। ठीक है, ये
सही नहीं है, याद रखिएगा। ये कथन गलत है और ये कथन सही है। भारत में राष्ट्रीय आय यानी NI की यानी नेशनल इनकम की गणना करने का पहला प्रयास दाताभाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था, याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? तो श्रीलंका के समीप है आपका कराईकल। ठीक है, याद रखिएगा, जो भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक नगर है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है। और यह समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट गांव में हर साल दिसंबर के महीने में आयोजित होने वाला एक संगीतमय कार्यक्रम है। और इस समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग की अकादमी द्वारा तानसेन की कब्र के पास आयोजित किया जाता है। और इस समारोह की शुरुआत वर्ष 1924 में हुई थी। अब तानसेन कौन था? तो तानसेन जो था एक महान संगीतज्ञ थे, जो मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो यह जो पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो ये हो जाएगा 1974-78। ठीक है, 1974-78 यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। इस योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम जो 1975 में बनी थी की शुरुआत हुई। और इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से जीव एविज के रूप में वर्गीकृत हैं? मेढक, मछलियाँ, सांप या पक्षी? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पक्षियों को एविज के श्रेणी में रखा गया, याद रखिएगा। ठीक है, किस श्रेणी में? पक्षियों को एविज की श्रेणी में। चलिए आगे है। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ। तो ये था आपका पंजाब हो जाएगा, पंजाब। ठीक है। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो ये है आपका मणिपुर के इम्फाल शहर में, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका प्रबंधन संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत आता है। और इसका उद्देश्य मणिपुर नृत्य और संगीत में पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना है, याद रखिएगा। अगला है हबार्डिया हेप्टेन्यूरॉन जो लुप्त प्राय हो गया है, निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? हबार्डिया हेप्टेन्यूरॉन बाघ की, बांस की, घास की या सारस की? देखिए, हबार्डिया हेप्टेन्यूरॉन घास की प्रजाति है जो लुप्त प्राय हो गया है। यह घास गीली चट्टानों पर उगती है, इसलिए जोग जलप्रपात के पास की चट्टानें इसके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मैथ का वीडियो चाहते हैं तो एक बार आप केवल मैथ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैथ को मैं आपको 8, 9, 10 के बुक से पढ़ाऊँगा, NCERT बुक से, ताकि आपकी परीक्षा में आपको सफलता मिले। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।